नमस्कार, श्याम आईएएस में आप सभी का विशेष स्वागत है। और ख़ास तौर से ये जो बीईओ और आरओ का जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, बीईओ के एग्ज़ाम जो कि सबसे पहले हैं उसको टारगेट बेस्ड जो है ये टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है और रात्रि 9 बजे हम लोग लेडी आप देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको से चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी में आप जुड़े होंगे, लगे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस 2020 में कोविड-19 के दौर में, कोरोना वायरस के दौर में भी हम लोग मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। जो भी संसाधन है आधुनिक उन संसाधनों की सहायता से काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे। तो आइए जो है टेस्ट सीरीज को अपने आज दूसरे क्रम में हम लोग हल करना शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और मित्रों, इसको शेयर करना भी ना भूलें आप लोग। अपने जो सहपाठी हैं, साथी हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको शेयर करके अवगत कराएं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए चल रही है। आइए चलते हैं, हम लोग हल करना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपालि को, उनमें से कोई नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध ने जो है हालांकि अपने संघ के नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी उन्होंने किसी को घोषित नहीं किया था और बार बार जब हालांकि निकटवर्ती जो उनके रहे हैं वो आनंद रहते हैं संघ में, बाद में नेतृत्व आनंद करते हैं। आनंद से भी श्रेष्ठ लोग उसमें रहे हैं जो बुद्ध के समय में ही बुद्ध हुए। तो ऐसी स्थिति में इनमें से कोई नहीं, लेकिन एक नामित किया था ये बात स्पष्ट नहीं है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। हाँ, नेतृत्व की जहाँ तक बात रही है वो बाद में आनंद करते हैं। पत्थरों में तराशी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया, वह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। बमियान में, कंधार में, खोस्त में, मज़ारे शरीफ में। तो देखिए, इसमें जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है, ये विश्व की उस समय विशालतम प्रतिमा का निर्माण 2000 BC यानी 200 ईसा पूर्व पहले जिसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण वेनसांग ने करवाया था। किसने करवाया था? वेनसांग ने। और कहाँ पर यह है? बामियान में वेनसांग के द्वारा किया गया था। वेनसांग के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? बामियान में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल में, गुप्त राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में, विजयनगर राज्यकाल में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल में, गुप्त राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में, विजयनगर राज्यकाल में। तो विजयनगर का साम्राज्य है। तो ये जो है कब था? विजयनगर साम्राज्य के काल में। तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना आप जान रहे हैं कि 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था, जिसमें दो भाई इनका जो बहुत ही योगदान रहा, हरिहर और बुक्का, इन लोगों ने मिल करके किया था। और इनके साहसिक कार्य का जो है वर्णन जिसे सायण में काफ़ी इसको प्रेरणा मिलती है। जो एक प्रसिद्ध भाष्यकार सायण की रचना रही है, ये प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान रहे हैं उसमें के। तो इनके रचनाओं से जो है विजयनगर राज्यकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, या इसमें के दौर में ये एक्टिव रहे हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर ढूंढें। देखिए, इस तरह के यूपी कमीशन में प्रश्न बहुत बनते हैं। पीसीएस प्री में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपका। तो प्री का जो स्तर है लगभग सबका समान है, लेकिन बीईओ का थोड़ा सा उससे निम्न होगा, या ये भी हो सकता है कि प्रश्न में कभी बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो चंगेज अहमद शाह अब्दाली हैं, चंगेज खां हैं, नादिर शाह हैं, तैमूर हैं। तो जो चंगेज खां का दौर है ये 1220 से 21 या 28 तक का दौर है। इसके बाद जो तैमूर रहे हैं, तो चंगेज खां 1200
20 से 21। तैमूर हो गए 1398 में। जो अहमद शाह अब्दाली का जो दौर है वह 1761 है, और नादिर शाह का जो दौर है 1739 में। तो इसमें देखा जाए तो चंगेज खां के बाद तैमूर हो जाएंगे, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो विकल्प आपका हमारा हो जाए कौन सा, सी। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी। तो इसमें जो प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो उसमें आए 1333 ईस्वी में, इन्होंने उस दौर का जो सल्तनत काल की जो डाक व्यवस्था है, जिसमें घोड़ों का प्रयोग किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान से तरह विभिन्न स्थानों पर डाकिया हुआ करते थे, और ये फास्ट डाक सेवा थी। तो इसका वर्णन इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। बाहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। तो इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौर में अलाउद्दीन हसन ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। तो दक्कन जो अमीर शाह सरदारों का विद्रोह हुआ था 1347 ईस्वी में, इसी समय में मोहम्मद बिन शासक के अंतिम दिनों में यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन ने। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। आइए आगे चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? यह तीसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू तथा अकबर के बीच, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच। तो ये जो है मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कब लड़ा गया था ये भी तो इम्पोर्टेंट है, डेट भी जानना। तो ये जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करने के लिए सूची 1 से 2 को मिलान करना है, सही उत्तर चुनना है आपका। अब्दिल शाही, कुतुब शाही, निजाफ शाही, सरकी शाही, इधर हैदराबाद है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, जौनपुर है। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, सरकी जो शासकों का जो दौर रहा है, जैसे कि जौनपुर में सरकी राजवंश काफ़ी फेमस रहा है, यानी डी का 4। अब देखिए डी का 4 विकल्प ए में भी है, विकल्प डी में भी है। अगर हमको आदिल शाही के बारे में जानकारी हो जाए या इसमें से किसी एक विकल्प के बारे में जानकारी हो जाए तो हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कुतुब जो कि आपका आदिल शाही है, ये बीजापुर के क्षेत्र में था। कहाँ पे था ये? बीजापुर के क्षेत्र में। 1 का 2 निकला। 1 का 2 विकल्प किस में है? डी में। अब तो देखिए बाकी 2 अपने आप हो जाएंगे। तो जो कुतुब शाही है उसका आंसर होगा गोलकुंडा, और निजाम शाही का आंसर हो गया आपका हैदराबाद। हाँ, आपको बता दूं कि हमारा PDF जो है हमारे टेलीग्राम से MIS पे अवेलेबल है, और ये 1 दिन पहले आपके लिए उपस्थित रहता है। आप 24 घंटे आपको समय दिया जाता है। आप प्रश्नों को अपने से हल करिए, स्वतः हल करिए, और फिर इस पे जो है अपना टेस्ट करिए कि कितना हमारा सही हुआ, कितना हम बेहतर कर पा रहे हैं, और प्रश्नों को कैसे करें हल। यही तो हमें जानना है टेस्ट सीरीज में। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो देखिए प्रीलिम्स के प्रश्नों को ध्यान से बहुत पढ़ना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से पढ़ेंगे, इससे हम लोग सही से सही अधिकतम सही कर पाएंगे। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो किसने किया था भाई? ये किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? आदि ग्रंथ संग्रहित किया था। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा
ग्रंथ की स्थापना की थी या पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जो गुरु नानक थे वो क्या थे? आप जाने हैं कि इस धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, उनके संस्थापक रहे हैं। तो इसमें खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हमारा सही हो गया, गुरु गोविंद सिंह। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बताइएगा आप। तो देखिए जो खिलजी का दौर है, अलाउद्दीन खिलजी का, उस दौर में अमीर खुसरो का जिक्र आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आपने हल किया है कमेंट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ संग्रहित किया था किसने किया था? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। तो ये किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 1605 ईस्वी में। कब इन्होंने किया था? 1605 ईस्वी में किया था गुरु अर्जुन देव ने। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है? गुजरात की है, कश्मीर की है, राजस्थान की है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कश्मीर की प्रचलित कला है सूफिया कलाम, ये जो कि संगीत की एक भाषा है। कहाँ की है? कश्मीर की। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था किसने? कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वारेन हेस्टिंग ने, वेलेस्ली ने। तो अब जानें कि जो उसमें जो भू राजस्व प्रणाली रही है बंगाल में 1790 का जो दौर है, उस दौर में बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी समय में 10 वर्षों के लिए प्रारंभ में ये व्यवस्था लागू की जाती है, बाद में इसे जो है परमानेंटली कर दिया जाता है। कब? 1793 ईस्वी में इसी को अस्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। चलिए बताइएगा कहाँ पर, किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में और आपको मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा सही? इसका है सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। चलिए आगे के प्रश्न पर जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सूची 1 को 2 से मिलान करिए। समाचार पत्र है और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति एक तरफ दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट। कॉमनवेल्थ प्रसिद्ध पत्रिका है और समाचार पत्र है, और आप जानते हैं कि इसको किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। किसने चलाया था? तो बी का 1 हमको मालूम पता चला, बी का 1 100%, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित पत्रिका है, समाचार पत्र है। और हमने देखा बी का 1 सिर्फ एक विकल्प में दिया है। हमारा काम तो हो गया, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरह के भी प्रश्न आपके रहते हैं कि एक ही विकल्प से, एक ही ऑप्शन से काम आप हो जाता है। अब मिला लीजिए। अब देखिए जो बॉम्बे क्रॉनिकल है, इसके जो है किसने शुरू किया था? फिरोज शाह मेहता ने। और जो लीडर है इसको मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। और जो सर्चलाइट है ये सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। तो ये हम मिलान कर लिया। अगला क्वेश्चन हमका हिस्ट्री से ही है आपका। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो ये जो है मजदूरों के कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। तो प्रथम सत्याग्रह कब किए थे महात्मा गांधी? ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो ये इन्होंने किया था 1911 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? अफ्रीका में किया था। कहाँ पर?
तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो कि 1911 ईस्वी में जो है अफ्रीका में जो प्रवास के दौरान नेटाल प्रांत की सरकार थी, वहाँ नेटाल प्रांत में इन्होंने किया था। फिर भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ जो किए थे ये भी प्रश्न बनता है। तो भारत में जो 1917 में जब आप देखते हैं चंपारण का जो आंदोलन है किसानों को लेकर के, तो भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने 1917 में किया था। कहाँ पे? चंपारण में। तो भारत में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में कहाँ पर? चंपारण में। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला उन्होंने प्रयोग किया था 1911 ईस्वी में अफ्रीका में, और भारत में पहला प्रयोग किया था 1917 में चंपारण बिहार में। फिर दूसरा कहाँ किया था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन है। किसका आंदोलन? अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार यूपी कमीशन हालांकि रिपीटेड रहा है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। पहला विकल्प बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसकी स्थापना किया था, इसका सही विकल्प आपका है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। अब ये कब किया था ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कब किए थे ये? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किसने? चितरंजन दास, जिनको बोलते हैं CR दास, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज का बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था? BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने, CR दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। तो बचा आप जानते हैं कि 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, तो उसमें दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरी ने, जॉर्ज हैमिल्टन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो ये उसमें कांग्रेस के लिए इसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, और ये कई बार आयोग पूछा भी जा चुका है आपसे, और आने की संभावना भी बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? C राजगोपालचारी, JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल। तो कौन थे भाई? तो इसके आधिकारिक जो इतिहास रचयिता थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इनमें से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी तथा अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल, स्वामी श्रद्धानंद तथा मजरूल हक। तो ये जो आंदोलन था उसमें जो कि 13 अप्रैल 1919 की घटना जलियांवाला बाग की, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनके गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। मीटिंग चल रही थी, लेकिन जैसे कि आप जान रहे हैं कि जनरल डायर ने क्या किया था? गोलियाँ चलवा दी थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो इस घटना की दुनिया में बहुत उसमें निंदा की गई थी, भारत में तो निंदा हुई ही थी। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो ये समवर्ती सूची का विषय आप देखें कि बजट राज्य सरकारें भी प्रस्तुत करती हैं और बजट
भारत सरकार भी प्रस्तुत करती है, योजनाएं भारत सरकार भी चलाती है, योजनाएं राज्य सरकारें भी चलाती हैं। तो ये दोनों का विषय है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर निहित है? राज्य के नीति निषेधक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, विकल्प में आप कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, ये नीति निर्देशक तत्व में है जो अनुच्छेद 38 है। उसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुकूलित करे, भरसक रूप में स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में है। बात एकदम स्पष्ट हो जाती है, जिसमें हमारा संविधान राज्य के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो आप सब जान रहे हैं आंसर संपत्ति का अधिकार। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, राज्य के विधान मंडलों के द्वारा। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये राज्यसभा के जो पद अध्यक्ष के रूप में, पदेन अध्यक्ष के रूप में भी होते हैं, और इनका जो चुनाव है ये अनुच्छेद 66 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 66 में इनके निर्वाचन का प्रावधान है। उस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किस पद्धति से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, तथा किसका? इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग। तो आइए देखते हैं किसके तहत क्या कर रहा है? मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है। तो मूल कर्तव्य जो है, इससे रिलेटेड जो समिति रही है, अनुच्छेद जो 50 का, जिसमें 11 मूल कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, राजनीतिक हितों की एकता से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। 1 और 2, 2, 3 और 4, 2, 4 और 5, 1, 2 और 3। तो अभी देखिए, इसमें सही को पहचान करना है। तो इसमें देखिए, भारत के केंद्र संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से। कैसे प्रभावित होते हैं? भारत का केंद्र राज्य जो संबंध है, क्या संविधान के प्रावधानों से प्रभावित? बिल्कुल, एक सही है। एक क्या है? एक आपका सही है, 100% सही, श्योर। अब देखिए, एक सही है तो विकल्प बी चला गया आपका, विकल्प सी गायब हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि 2 विकल्प नहीं हो सकते। अब देखिए, इसमें 2 को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 ए में भी सही है और 2 बी डी में भी सही है। अब हमको विशेष ध्यान किस पे देना है? तीसरे कथन पे। राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, बिल्कुल गलत, इससे कोई भी स्पष्ट नहीं होता। तो अर्थात एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आंसर कौन सा होगा? ई। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर कोई ये कथन आपको 100% सही है तो उसको देख लीजिए किन किन विकल्पों में नहीं हो, विकल्प हो ही नहीं सकते आंसर। अब देखिए, 2 को मैंने हटाया, अब हमारे पास 2 विकल्प बचे थे।
1 और 2 देखिए ऑलरेडी सही है दोनों में, 2 को विचार करने की ज़रूरत नहीं है। 3 पर ध्यान दिया राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, तो वो बिल्कुल गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो ये IAS प्रीलिम्स के तर्ज पर 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को हम लोगों को देखना है। तो आइए विचार कर लेते हैं भाई, क्या पहला सही है? 73वां संशोधन प्रावधान किया है 11वीं अनुसूची के दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो आप जाने 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए। बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन पंचायत में नियमित चुनाव की बात करता है, पहला सही है। दूसरा क्या सही है? तो देखिए पहला सही है तो सी तो नहीं होगा, सी कट हो गया। अब बचे हमारे पास 3 विकल्प। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, बिल्कुल ये भी बात करता है। पंचायत चुनाव में महिलाओं का आप जानते हैं कि 1/3 रिजर्वेशन प्राप्त है, कहीं कहीं पर 50% तक इनको रिजर्वेशन मिलता है। तो महिलाओं पर जो है कहीं कहीं राज्यों में 50% है, हालांकि अनिवार्य रूप से 1/3 इनको रिजर्वेशन प्राप्त है। तो देखिए दूसरा भी सही है। अब तीसरे विचार करते हैं। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। बिल्कुल राज्य वित्त आयोग का गठन ही इसलिए किया गया है जिससे राज्यों और जो पंचायत उनके बीच वित्त का बंटवारा किया जा सका है। तो तीसरा भी सही है। अब देखिए तीसरा सही है तो ए तो गायब हो गया। अब बचे हमारे पास बी और डी। अब हमको चौथे पर भी विचार करना पड़ेगा। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। चौथा भी कथन सही है, अर्थात आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग हल करते हैं। अब मिलान करने वाले प्रश्न में देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है आपका। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ आपका विषय दिया है। अनुच्छेद 124 किसका प्रावधान करता है बताइए? अनुच्छेद 124। चले अच्छा अनुच्छेद 5 की बात कर लेते हैं। बहुत ईजी सवाल। अनुच्छेद 5 किसकी बात करता है? नागरिकता की। तो बी का 4 होगा, ये तो सबको मालूम होगा। अनुच्छेद 5 में नागरिकता, बी का 4 और ये एक ही विकल्प में दिया ही है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? डी हो गया। हमने कुछ नहीं किया, केवल एक विकल्प हमको मालूम था, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो गया। अब देखिए 124 क्या करता है? संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। और 352 क्या करता है? यह आकस्मिक प्रावधान करता है। और 345 क्या करता है? विधायी शक्तियों का वितरण की बात करता है। तो मिलान क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है हम लोगों से, इनमें से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वितरण की बात कर रहा है। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर, राज्य अंतर्राज्यीय काउंसिल के आधार पर, योजना आयोग के आधार पर, सरकारी आयोग। तो आप जान रहे हैं कि वित्त आयोग जिसका गठन हर 5 वर्ष के लिए होता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो इसमें 15वां वित्त आयोग दौर चल रहा है, अब शुरू होने वाला है और उसकी सिफारिशें आ चुकी हैं। ठीक, तो वित्त आयोग के अकॉर्डिंग होता है ये। वित्त आयोग का अध्यक्ष भी हमसे बार बार पूछता है हम लोगों से, 14वां 15वां ना, इस तरह से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक निरक्षरता यानी सबसे कम साक्षर वाला राज्य, तब जानते हैं कौन सा राज्य है? बिहार है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 20.5%, 25.5%, 31.16%, 30.5%। तो इसका जवाब आप ही देंगे। चलिए विकल्प कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिल्कुल सही आंसर आपका 31.16% है, अर्थात विकल्प सी। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है भारत का? तो ये जो है कितना है 943। कितना है 943। आइए आगे पढ़ते हैं। बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों के अनिवार्य इच्छा से न आने के कारण। दंपतियों के अनिवार्य इच्छा से न आने का कारण। लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु दर की ऊंची दर, समझदारी की कमी, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां। ध्यान दीजिए, बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों के अपनी इच्छा से न आने का कुछ कारण क्या है? यानी जो ऑपरेशन है इसमें लोग जो है अपनी स्वेच्छा से नहीं आते। क्यों, किसके लिए नहीं आते? लड़कों की इच्छा होना, शिशु मृत्यु दर ऊंची दर होना, समझदारी की कमी, अति गरीबी परिवार, आर्थिक मजबूरियां। तो ये चारों जो है रीजनेबल हैं, हम लोग उपयुक्त भी मान लेते हैं। किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10 बार के, 100 बार के। तो ये जो है किसका है? यह है 0.1 बार के। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल आप इजी सवाल है। पास्कल हम जानते हैं किसकी इकाई है, किसकी है आप बताइएगा। आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो ये जो है दाब की इकाई, किसकी इकाई है? दाब की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियम ताप, सेल्सियम किसका है? ताप का, बिल्कुल सही है। किलोवाट विद्युत का, ये भी सही है। RH गुणांक रक्त का। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, बिल्कुल गलत। रिएक्टर पैमाना जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है, ना कि आर्द्रता को। ये आर्द्रता का माप नहीं करता है, अर्थात ये गलत है। मोटर वाहनों से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, मोटर वाहनों से जो सबसे जहरीली गैस निकलती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और बाकी अन्य डीजल वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, पेट्रोल वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर जमी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? शुष्क बर्फ के रूप में। ऐसे किस रूप में जानते हैं? शुष्क बर्फ के रूप में। पीतल एक मिश्रण है एल्युमिनियम और तांबे का, तांबा और टीन का, तांबे और जस्ते का, जस्ते और लोहा का। तो किसका मिश्रण है बताएंगे आप? तो ये पीतल जो है तांबे और जस्ते का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबे और जस्ते का। अश्रु गैस, जो अक्सर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस छोड़ दिए जाते हैं ना, कि आंसू गैस छोड़ो भाई, भाग भीड़ जो है, भीड़ को छोड़ो। अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है इसमें? तो इसमें जो है अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अमोनिया। एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, आप जानते हैं कि हल्की भी होती है। और अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने के कारखानों, धुलाई, उर्वरक के रूप में भी करते हैं हम लोग। अमोनिया कैसे गैस प्रकार की? क्षारीय गैस है। इसका जब प्रयोग कर देते हैं तो ये आँखों से आंसू बहाना शुरू कर देता है और लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग भाग जाते हैं, है ना। तो भीड़ को नियंत्रित आपको भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आप ASP हो गए, DSP हो गए, तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, नियंत्रित करना होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है।
शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक एसिड के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर एल्कोहल के लिए, यूरिया के लिए। किसके लिए है? चलिए जवाब दीजिए। शीशा का उपयोग पावर किसके लिए करते हैं हम लोग? पावर एल्कोहल के लिए। जो शीरा का उपयोग है इसका उत्तम कच्चा माल है ये पावर एल्कोहल का। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा है, यह शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है। जो एंजाइम होते हैं ये सब क्या होते हैं? अक्सर ये प्रोटीन होते हैं, जैसे टाइलिन है, पेप्सिन है, माल्टोस है, सुक्रोस है, लाइपेज है, ये सब एंजाइम होते हैं। ठीक, ये प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत जैसे आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गया, बादाम है, पनीर है, ये सभी प्रोटीन के स्रोत अच्छे माने जाते हैं। लौह अंश का सबसे अधिक पाया जाता है सेम में, अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में। लौह जो है अंश, जैसे जब आप देखते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर सिफारिश करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि इसका सेवन ज़्यादा करिए। तो बताइए किसका जो है सिफारिश करते हैं आपके लिए? हरी सब्जियों का। डॉक्टर कहते हैं ना कि हरी सब्जी खूब खाओ, जिससे लौह तत्व की आपूर्ति आपके शरीर में आसानी से हो सके। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, O2 देती हैं। इनमें से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोबिया में, मसूर में, सोयाबीन में, अरहर में। तो हम लोग जानते हैं कि सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है। कौन है? सोयाबीन। रानीखेत बीमारी है। रानीखेत एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? मुर्गियों में, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से। तो जो रानीखेत है ये मुर्गियों में होने वाली एक छुआछूत की बीमारी है जो सभी आय की मुर्गियों में पाई जाती है। ये एक वायरस से फैलती है, ठीक, जिसमें मुर्गियों को क्या लक्षण दिखाई दे रहे कुछ, जैसे इनको बुखार हो सकता है, यहाँ अपना दस्त होना, पैरों का लड़खड़ाना, गर्दन टेढ़ी होना और अंत में यहाँ से चले जाना। तो इसके लिए टीका आता है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो रानीखेत एक वायरस जनित बीमारी है जो मुर्गियों में होती है। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? सारस, बगुला, शुतुरमुर्ग, मोर। उड़ाका पक्षियों का मतलब है जो उड़ने वाला पक्षी हो, जो आसानी से उड़ सकता है। उसमें सबसे ऊंचा कद किसका है? तो उसमें देखिए सबसे ऊंचा कद है सारस का। हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी शुतुरमुर्ग है, लेकिन शुतुरमुर्ग सारस के सापेक्ष उतना उड़ नहीं सकता। ये जो सवाना वन क्षेत्र है, सवाना का जो घास प्रदेश है आपका अफ्रीका में, वहाँ पर व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं, लेकिन सारस जो उड़ने वाले में सबसे ऊंचा पक्षी माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये भी क्वेश्चन खूब आता है आपका। गाजर, अमरूद, आम, संतरा। चलिए जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जितना खट्टा है सारी सब विटामिन सी है। तो इसमें संतरा विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है। हालांकि अमरूद भी है आपका विटामिन सी का स्रोत, और आम में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन संतरे में सबसे ज़्यादा होगा, फिर अमरूद में होगा, फिर आम में होगा। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते के काटने पर, मच्छरों के काटने पर, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, थूक के द्वारा। तो जो पोलियो वायरस है ये हमारे शरीर में
दूषित भोजन तथा जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो आज भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, क्योंकि पोलियो का टीका जन जन तक पहुंच चुका है। और आज हर जो है महीने में पोलियो दिवस दूसरे तीसरे महीने में मनाया जाता है। और उस महीने दिन को आप देखें कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे भारत का शहरी क्षेत्र हो, सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं, जिससे इस दिव्यांगता की अवस्था से बच्चों को बचाया जा सके, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इनमें किस में से या निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप, मोड। तो इसमें देखा जाए तो जो एनालॉग है ये नहीं है, बाकी बाइनरी कोड, चिप और मोड सभी हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रिसेंट एंड एफिशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज से, रिकॉल ऑल मेमोरी से। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब आप मोबाइल का शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं 3 GB रैम है, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 5 GB, 6 GB, कितना रैम है उसका। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहते हैं ना कि जो है फाइल सेव करने के लिए तो हार्ड डिस्क हालांकि है, हालांकि चुंबकीय टेप का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल। कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो इसमें जो फोर्ट्रान है ये एक वैज्ञानिक भाषा। कैसी भाषा है? वैज्ञानिक। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। तो इसको हम बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडेम। तो टेलीफोन के माध्यम से हम लोग आंकड़ों को जो मॉडेम के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि कंप्यूटर से जुड़ा होता है। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा इनमें में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। बताइएगा। पुलिकट झील के निकट श्रीहरिकोटा, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ जो हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये जो है रूस में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में। जबकि दूसरा कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा है और उसको हम लोग डायनमो लगाकर, पंखे, पवन चक्कियाँ लगा करके क्या कर देते हैं? उस ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है? चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। तो ये जो है विश्व में या भारत में सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती मुंबई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुंबई में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज कल के करंट अफेयर्स में आपको मिला था 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई। इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ कलाम, बाबा साहेब ठाकरे, खुशवंत सिंह, नयनतारा सहगल। तो इसके आप जान रहे हैं कि जाने माने भारत के वैज्ञानिक मिसाइल मैन, जिनको हम नाम जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक टैलेंटेड माइंड के लेखक हैं। बिहू नृत्य आपसे खूब पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बिहू किस राज्य का नृत्य है? प्रश्न कर रहा है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, असम का।
बताइएगा। चलिए जवाब दीजिए। तो बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये कहाँ का? असम का है, ये असम का। डॉक्टर अमित सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? श्रम अर्थशास्त्र के लिए, विपणन अर्थशास्त्र के लिए, मौद्रिक अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो डॉक्टर अमित सेन जो कि कल्याणकारी अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, और इन्हीं के लिए जो है इनको इनका प्रणेता माना जाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का, और इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर सेन, इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न जो कि मिलान करने का है। मिलान करना है हम लोगों को, कोट से दूसरे सही कोट का चयन करना है। एक तरफ पुस्तक दिया है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया है। चलिए आइए मिला लेते हैं भाई। हाफ ए लाइफ किसकी रचना है? तो ये हाफ ए लाइफ वी.एस. नैपाल की बहुत प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? वी.एस. नैपाल की। तो एक का 3 हमको मालूम चल गया, और पता चल गया कि एक ही वे आंसर आ गया। एक का 3 मालूम है और इसी से आंसर आ गया। कभी कभार ऐसे हो जाता है। अब मिला लेते हैं। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे रूटसौरी। अग्नि की उड़ान डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी का 4। जीत आपकी तो इसके जो है रचनाकार हैं शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो आप बताएंगे, जल्दी करिएगा, आंसर दीजिएगा फट से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आंसर पुटअप करिए। बिल्कुल सही आंसर आपका है पीतल उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? पीतल उद्योग के लिए। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ कुछ नाम दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं। जिन दिने जिदाने, गब्रियल बास्तिना, लुइस फिगो, डेविड बेकहम, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, फ्रांस। चलिए मिलाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, तो ये जो है इन नाम कैसे लग रहे हैं? सब फुटबॉलर हैं। तो ये फुटबॉलर कौन किस देश का है, ये हम लोगों को मिलान करना है। तो जीने दिन जिदाने ये फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं। कहाँ के फुटबॉलर हैं? ये फ्रांस के जाने माने फुटबॉलर हैं, अर्थात ए का 4 हो गया। ठीक। जो गब्रियल या डेविड बेकहम है, डेविड बेकहम हम लोग जानते हैं इनको। तो डेविड बेकहम कहाँ खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। देखिए ए का 4 डी का 1, आइए क्या किसी विकल्प में है? ए का 4 डी का 1, नहीं तो 2 विकल्प में है, यानी सी और डी में भी है। अब तो और फंस गया। चलिए लुइस फिगो को देखें। तो जो लुइस फिगो हैं ये जाने माने पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? पुर्तगाल की। अब देखिए सी का 3, अर्थात विकल्प डी सही हो गया। ए का 4, सी का 3, विकल्प सी का 3 हुआ ना। विकल्प सी आपका सही है, विकल्प सी। चलिए मिला लेते हैं फिर से। देखिए जिदाने जो कि फ्रांसीसी जाने वाले खिलाड़ी, बेकहम इंग्लैंड के हैं, लुइस फिगो पुर्तगाल के हैं, और गब्रियल बास्तिना अर्जेंटीना के हैं। 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? भारत की प्रसिद्ध महिला पर्वतारोही। चलिए नाम बताइएगा। बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा रतवाल, जया छेत्री, संतोष यादव। जल्दी करिए, पुटअप करिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ये संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव। कुचिपुड़ी नृत्य कुचिपुड़ी कहाँ से आरंभ हुआ? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का? तो कुचिपुड़ी के लोग कहाँ खाते हैं भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश वाले खाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भरतनाट्यम
तमिलनाडु का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, और कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं हम लोग? चलिए जवाब दीजिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 21 मार्च को, 2 मई को, 5 जून को, 21 जून को। तो ये हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। क्लियर? भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देखिए बेहतर स्थिति में है, और तमिलनाडु भी आपके बेहतर स्थिति में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसका जो क्रमबद्ध है महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक होगा। हालांकि तमिलनाडु में उससे ज़्यादा है, लेकिन इस तरह का विकल्प दिया नहीं है। जैसे कि तमिलनाडु में लगभग आपका 43% है, महाराष्ट्र में लगभग 42% है, गुजरात में लगभग 37% है, कर्नाटक में लगभग 33% है। तो क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक आ रहे हैं, इसलिए विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि तमिलनाडु इसके पहले दिया होता था, तमिलनाडु को हम लोग मानते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर गुजरात का, फिर कर्नाटक का। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती कपड़ा, लोहा इस्पात, जूट और कागज। चलिए बताइएगा। बहुत पुराना उद्योग, लेकिन बहुत बड़ा उद्योग, आज भी बड़ा है, सूती कपड़ा उद्योग। भारत में जो पहला सूती कपड़ा उद्योग शुरू किया गया था 1853 में कावासाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? कावासाड़ी, ठीक, इनके द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1853 में, 1853 में शुरू किया गया था, ठीक। ये प्रथम सूती मिल नाना कावासाड़ी नाना भाई, जिनको हम लोग जानते हैं नाना भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनको मिलान करना है आपको, कथन कारण है। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 चीज़ ध्यान दें। पहले चीज स्टेप में ये देखते हैं क्या दोनों कथन सही हैं। पहले कारण नहीं, पहले सही देखेंगे, दोनों सही हैं। भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक आलोचना हो रही है, क्योंकि आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। क्योंकि आलोचना आदर्शों के भेदों पर आधारित है। चलिए बताइएगा क्या सही होगा। देखिए पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, और संबंध भी आ रहा है, क्योंकि आदर्श पे आधारित ही आलोचना हम लोग करते हैं। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? कृषि उत्पाद के, रत्न आभूषण से, मशीनरी से, कपड़ा एवं सिली सिलाई वस्त्रों से। किससे जो है भारत को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार इसमें कपड़ा एवं सिले सिलाई वस्त्रों से। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था WTO 1990 में, 1995 में, 1998 में, वर्ष 2000 में। कब स्थापित किया गया था? ये जो है 1995 में। इसके पहले गैट संस्था हुआ करती थी, 1995 में इसके स्थान पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया WTO। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया किस योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए बताइए। स्वसंपोषित, संपोषण यानी सेल्फ, अपना कंप्लीटली विकास करेंगे हम लोग,
तो इसको हम लोगों ने अपनाया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। हालांकि तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे फेलोर रही है। क्यों करा? क्योंकि उसमें भारत और चीन के मध्य युद्ध का होना और भारत में अकाल पड़ना, ये दो बड़े कारण रहे, जिसके कारण से ये योजना सबसे असफल योजना रही। फिर बाद में इसी को देश को हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इंक्लूड करते हैं। चलिए आगे विकल्प देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उस समय मौजूद 6 कार्यक्रमों को समाप्ति हो गई। समूह रीति अपनाने पर बल देती है। चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। ग्रामीण को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने पर संकेंद्रित है। क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए ये जो योजना है इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास है, ट्राइसेम है, महिला बाल उत्थान योजना है, 10 लाख कूप योजना, टूल योजना, गंगा कल्याण योजना, सब कुछ लिए। तो ये शुभारंभ कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण करना, क्रियाशील समूह का निर्माण करना, अवस्थापना निर्माण, तकनीकी का ज्ञान, ऋण व्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था को विकसित करना था। तो इस आधार पर देखा जाए तो विकल्प डी होगा, उपयुक्त सभी इसमें शामिल हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है आपको। चलिए, पूर्ण स्वराज दिवस, दांडी मार्च, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का स्वाधीनता प्रस्ताव। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब एक्सेप्ट किया था? तो आपको याद होगा ये जो है जो साबरमती के तट पर अहमदाबाद में 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जहाँ पर हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। तो पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो जिसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। बाद में इसी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया। दांडी मार्च, दांडी मार्च, तो ये मार्च 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये कब हुआ था? सितंबर 1931 में, सितंबर 1931 में। चलिए देखिए, ए का 1, तो ए का 1 पहले में सही है, सब क्रमबद्ध तरीके से सही है। ए का 1 सही है आपका, नहीं ए का 2, ए का 2 होगा ना, ए का 2 सही है। दांडी मार्च हो गया, मार्च 1930। सी का 4 सही हो गया। बी का आपका 1 सही है, और डी का क्या सही है? डी का 5, डी का 5 सही। द्वितीय सितंबर 1931 में। हालांकि टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, विकल्प आपका सही बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये विकल्प ही सही गलत हो जा रहा है। चलिए देखिए, मैं लिख देता हूँ। देखिए, ए का हो गया 2, बी का हो गया पूर्ण स्वराज 26 यानी बी का 1, और जो दांडी मार्च है आपका ये 12 मार्च 1933 यानी सी का 4, और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये जो है सितंबर 1931 में, यानी डी का 5। ये हो गया आपका आंसर। हालांकि ये किसी में मिल नहीं रहा है, इस अकॉर्डिंग ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया और मान जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जाना माना कथन है भाई, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में जो कपड़े की होली जब जलाई जा रही थी, उन्होंने कहा ये तो निष्ठुर बर्बादी, इसका कोई मतलब नहीं है। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी पर। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब
बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई का कार्य और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। हालांकि इसका जो मुख्य जो कंसंट्रेशन रहा है वो जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और सिंचाई रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, लुधियाना रावी नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे। तो क्या सूरत ताप्ती नदी के किनारे है भाई? चलिए बताइए। बिल्कुल है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे सही है। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर, ये भी सही है। तो क्या लुधियाना गलत है? लुधियाना गलत है। तो लुधियाना कहाँ से नदी किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे। ये सतलज नदी के किनारे। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सरोजिनी नायडू ने? किसने बनाया था? चलिए बताइएगा। ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया था। प्रसिद्ध नारा भी रहा महात्मा गांधी का, भारत छोड़ो। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे सी.आर. दास, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1928 को। 20 अगस्त सन 1928 को राजा राममोहन राय ने। तो विकल्प क्या हो जाएगा? सही, सी आपका सही होगा। इनके तो कौन सुमेलित नहीं है? असम में शिलांग, मेघालय कोहिमा, मिजोरम आइजोल, नागालैंड गुवाहाटी। नागालैंड गुवाहाटी नहीं है, नागालैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मासानोमा फुकुका, M.S. रंधावा, M.S. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए बताइए कौन सा वैज्ञानिक फेमस है इसके लिए? इसके लिए जाना जाते हैं मासानोमा फुकुका। ये जाने माने कृषि वैज्ञानिक जिन्हें हम लोग नेचुरल खेती के लिए जानते हैं। इसमें कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़, साल, सागौन। चलिए बताइए। देवदार, जो कि कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, यानी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में ये जो 1690 मीटर से 2400 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसलिए यह वृक्ष जो है समुद्र तल से सबसे ऊंचे क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। अब स्टेटमेंट पे आधारित प्रश्न आ गए और इन प्रश्नों को हमको देखना है, मिलान करना ये कि क्या क्या सही है इसमें और कौन कौन सा गलत है। चलिए छांटना है हमको। सही है तो सही है, तो इसमें गलत अगर छांट लिया जाए तब भी आंसर निकल जाएगा, और सही की छटनी कर लिया जाए तब भी आंसर निकल जाएगा। अब देखिए एक देखते हैं, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है। देखिए पहला विकल्प आपका सही है, तो इसका मतलब डी डेड हो गया। अब ए, बी और सी बचे हमारे पास। तो ए और बी, सी में कॉमन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक ही विकल्प कॉमन है, दो भी कॉमन नहीं है, चार भी कॉमन नहीं है, तीन भी कॉमन नहीं है। अब चलिए तो सब पे विचार करना पड़ेगा। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। विकल्प यानी तीसरा कथन कर रहा है विश्व के सभी द्वीप डूब जाएंगे। किस प्रकार के द्वीप? जो मूंगे की चट्टानों से बने हुए द्वीप हैं, क्या ये सभी डूब जाएंगे? बिल्कुल नहीं, सब डूबेंगे नहीं, सब नहीं डूबेंगे। छोटा सा कथन था तो इस पर हमने सोचा पहले इस पर विचार कर लेते हैं हम लोग। काहे के लिए हमने
तो ऊर्जा बर्बाद करा जाएगा। तो देखिए 3 गलत हो गया, तो 3 गलत होते ही बी भी गया और सी भी निपट गया, ए बचा अपने आप। तो 1, 2 और 4 सही है। अब हमको चौथा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है, 3 हमने पा लिया। इस कदर आप इन तरह के सवालों को हल करिए, जिससे अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपने समय को बचाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। क्या होगा भाई? तो इसका है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो विकिरण रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनको जो है ये मंडल पृथ्वी पर आने से रोक लेता है, या तो शोषित कर लेता है या तो इन्हें परावर्तित कर लेता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? सीधे तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। यही कारण है कि दिन और रात बराबर होता है। निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? बाल्टिक सागर का, काला सागर का, मृत सागर का, लाल सागर का। निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? बाल्टिक सागर, काला सागर, मृत सागर, लाल सागर। चलिए बताइएगा। तो ये जो है, जो डेथ सी है, मृत सागर है, इसका जल सबसे खारा है पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद जो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर का है। चलिए आगे प्रश्न विचार करते हैं। पृथ्वी में निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है। तो ये जो है शुक्र सबसे निकट ग्रह है, इसीलिए चमकीला भी है, लगभग पृथ्वी के आकार में है। इसे हम लोग जुड़वा ग्रह है, जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ब्राज़ील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है, और ब्राज़ील में जो अमेजन वन है, एक विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो कि एक सदाबहार वन क्षेत्र। कैसा है? सदाबहार वन क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सेप्पा नेपाल, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत और जुलू उड़ीसा। चलिए बताइएगा। तो ये जो है शेरपा, जो कि एक नेपाली जनजाति है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, भी सही है। टोडा दक्षिण भारत में भी सही है। लेकिन जो जुलू नामक जनजाति है, यह उड़ीसा में नहीं पाई जाती है, यह अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यह अफ्रीका में, ठीक, अफ्रीका में। कौन सी जनजाति? जुलू जनजाति। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियम के लिए गठन किया है। सेबी को, भारतीय रिजर्व बैंक को, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, साधारण बीमा निगम को। किसका स्थापना किया है जो बीमा का नियामक के रूप में काम करता हो? तो यह है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का, IRDA से हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द बुल एवं तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से स्थित है? शब्द बुल तथा बियर किस बाजार से संबंधित है? किस व्यापार से? विदेश व्यापार, बैंकिंग से, शेयर बाजार से, वस्तु निर्माण से। तो ये शेयर बाजार में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। तो स्टॉक की कीमतें जब बढ़ाना चाहते हैं तो वह बुल कहलाता है, और जब कीमतें गिरने की आशा होती है तो इसे हम लोग बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियर। स्वर्ण जयंती ग्राम सौरार योजना कब प्रारंभ की गई थी? अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1997, अप्रैल 1999 में, अप्रैल 2001 में। तो ये जो है योजना शुरू कब की गई थी?
चलिए, ये पुनर्गठित योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना अप्रैल 1999 में पुनर्गठित रूप में इसको हम लोग शुरू किया। हालांकि इसको शुरुआत 1995 में ही हो जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटे का, राजकोषीय घाटे का, राजस्व घाटे का, आय व्यय घाटे का। तो जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल आय माइनस सरकार का कुल व्यय, यानी सरकार के आय के जो विभिन्न समस्त स्रोत हैं वो सभी स्रोत और सरकार के व्यय के जितने मद हैं उन सबका जब निकाल लेते हैं तो स्वाभाविक से भारत में अभी भी आय से अधिक व्यय होता है। आय का जितना अनुमान रहता है उतना प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए भारत में घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि इन घाटों में राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए पूर्व से सही उत्तर का चुनाव करिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना है, भू प्रबंधन का सुधार करना है। क्या करना है? ये जो है उपयुक्त सभी सही है इसका। इसके तहत कृषि का उत्पादन भी बढ़ाना है, बहुफसली खेती भूमि के प्रारूप को बदलना है और भू प्रबंधन भी करना है। भारत संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब होता है? ये पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था कुल। उसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 में की गई थी, जबकि तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351 ए। तो ये जो है इसका विकल्प क्या होगा? अनुच्छेद 350 ए। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हैम्पटन सऊदी अरब, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, फान स्विट्जरलैंड। तो ये पौने हैं, ठीक है, इनका नाम के अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है। तो हैम्पटन ये सऊदी अरब में नहीं चलती हैं, ये सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? सहारा मरुस्थल। ठीक, तो इसमें सही आंसर आपका ए है। ये सऊदी अरब नहीं है, सहारा मरुस्थल है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, जिसे हम लोग हिमभक्षी पवन कहते हैं। बिग फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया में चलती है, फान स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में चलती है। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से किसका संबंध है? निंदा प्रस्ताव का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का, कटौती प्रस्ताव का, स्थगन प्रस्ताव का? चलिए जवाब दीजिए, जल्दी से बताइएगा। संघीय बजट से कटौती प्रस्ताव का। किसका है? कटौती प्रस्ताव का। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा जो है शेष बचे हैं? तो सबसे उस समय जो है 425 हुआ करते थे, वर्तमान में 403 बचे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? कटे फटे पुरानी नोट करेंसी नोट से, सोना चांदी सराफा से, सरकारी प्रतिभूतियों से, निगम ऋण से। तो जो गिल्ट एज्ड बाजार है ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। किससे? सरकारी प्रतिभूति से। इसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से
सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिनिधियों को क्रय विक्रय किया जाता है और इन प्रतिनिधियों का मूल्य क्या होता है, स्थिर रहता है। यही कारण है कि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं, इन प्रतिभूतियों के प्रति विशेष आकर्षण रखती हैं कि उनमें क्या होता है, लाभ निश्चित होता है। संगणकों कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः इनमें से बनाए जाते हैं, पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, सोना से बनाते हैं हम लोग भाई। किससे बनाते हैं, सिलिकॉन से, जो कहाँ से किससे प्राप्त होता है, रेत से। और यह रेत केरल के क्षेत्र में भारी मात्रा में पाई जाती है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन, निर्यात के मूल्य का मापन भिन्न भिन्न है। क्या दोनों चीजें भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद भिन्न है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी वर्ष के दौरान भारत देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित इकाई पर आर्थिक या घरेलू सीमा के भीतर बाहर बाजार कीमत पर जब व्यक्त मूल्य वर्धन योग होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, जबकि बाजार कीमत पर किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो लोग निवास करते हैं उनके द्वारा उत्पादित या गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित इकाई द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य संवर्धनों का योग को हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी और एनएनपी दोनों में अंतर है, एनडीपी में। तो जो जीडीपी है इसके तहत घरेलू सीमा में भारत का नागरिक हो गैर नागरिक हो, अगर जितना उत्पादन है उस उत्पादन के एक वित्तीय वर्ष में उस समस्त मौद्रिक मूल्य को हम लोग शामिल कर लेते हैं। जबकि जीएनपी में हम लोग भारत के नागरिकों के द्वारा किया गया जो उत्पाद है उसको शामिल करते हैं। तो वह उत्पादन चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एटलैंट प्रदेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? गाजियाबाद एवं कानपुर, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद, गाजियाबाद एवं वाराणसी, नोएडा एवं गाजियाबाद। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित योजना है। हालांकि जब शुरू की गई थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज तक इसका जो है आरंभ था, लेकिन बाद में इसका विस्तार करके इसे गाजीपुर तक पहुंचा दिया गया। तो अब ये जो है बुलंदशहर होते हुए नोएडा तक जाएगी। कहाँ से? गाजीपुर से चल करके देखिए गंगा एक्सप्रेसवे बलिया से शुरू होगी मूल रूप से, जो कि बलिया विकल्प में दिया नहीं है, और नोएडा तक जाएगी। तो बलिया से गाजीपुर, रामनगर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, ऊंचाहार, उन्नाव, कानपुर, बिठूर, कन्नौज, फतेहपुर, बदायूं, नरोरा, बुलंदशहर होते हुए कहाँ तक जाएगी? नोएडा तक। तो ये एटलैंट परियोजना है गंगा एक्सप्रेसवे। ये से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आप इसको बहुत ही ध्यान देंगे, बहुत ही विशेष ध्यान देना है आपको। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ। तो ये जो है इटावा, जो कि आप इटावा में जानते हैं कि चंबल नदी का क्षेत्र है, और चंबल नदी भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। और चंबल घाटी आप जानते हैं पिंडो बदमाशों के लिए जाना ही जाता है। उसका रीज़न ही है अवनालिका अपरदन, मतलब जब अपरदन ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ मिट्टी कटती है तो बड़ी बड़ी नालियाँ डेवलप हो जाती हैं और बीच में ऊंचे ऊंचे टापू बन जाते हैं मिट्टियों के। तो ये बड़े टेढ़े मेढ़े सकरे मार्ग विकसित हो जाते हैं और इन मार्गों में खतरा बन जाता है। तो ये किस जौन सा जिला प्रभावित है भारत का? दिए गए विकल्प के रिगार्डिंग इटावा है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय मार्ग महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो जीटी रोड, जिसे हम लोग गन ट्रैक रोड्स के नाम से जानते हैं। तो हाईवे नंबर 1 जो कि अमृतसर से दिल्ली आता है, हाईवे नंबर 2
जो कि दिल्ली से कोलकाता जाता है। तो आप जानते हैं कि आगरा भी इसी पर है, प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है, लेकिन लखनऊ नहीं है। चलिए आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिलाना है आपको, जो कुछ नृत्य हैं, गीत हैं, उनको विभिन्न क्षेत्रों से मिलाना है। कर्मा, क्या कर्मा महोबा का है? चलिए, कर्मा सुमेलित नहीं है, महोबा का है। अब आप ही बताइए। दुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार का, नटवरी पूर्वांचल, नटवरी पूर्वांचल बिल्कुल सही, धीवर कहार ये भी सही है, दुरिया बुंदेलखंड का सही। कर्मा महोबा का नहीं है। तो कर्मा कहाँ का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक, तो कर्मा जो है यह सोनभद्र के जनजातियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस जिले का? सोनभद्र के जनजातियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये, ठीक, ना कि महोबा क्षेत्र का। तो कर्मा सोनभद्र का हो गया, दुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार का, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और कुछ शहर है। गंगा वाराणसी नदी के किनारे बिल्कुल सही है। गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू एटा। कोसी नदी के किनारे गोरखपुर नहीं है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है? यह राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है ये? राप्ती नदी के किनारे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश लाभान्वित जिला है। एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो ये अर्जुन बांध जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है, चरखारी में अर्जुन नदी पर एक छोटी सी नदी बना है, इस नदी पर बना हुआ है। किस जिले में? महोबा जिले में। ठीक, ये इससे जो है कौन सा जिला लाभान्वित है? तो इससे सटा हुआ जिला जो क्षेत्र है हमीरपुर का, ये इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा मथुरा, कजरी मिर्ज़ापुर। तो कजरी मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध भाई, इसमें सावन का महीना है, कजरी का क्षेत्र ही, कजरी वहाँ का मुख्य त्यौहार है, सावन के महीने में मनाया जाता है। आला जो कि महोबा यानी बुंदेलखंड का क्षेत्र का, ये भी सही है। और देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में, ये भी सही है। लेकिन कर्मा, अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, तो कर्मा जो है कहाँ का है? यह सोनभद्र का है। ठीक, सोनभद्र जिले का। तो इसका मिर्ज़ापुर का भी कुछ क्षेत्र इसमें है। पृथ्वी की विषुवत रेखी परिधि है, विषुवत रेखा की जो परिधि है वह कितनी है? 40,050 किलोमीटर, 40,150 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर, 40,250 किलोमीटर। तो ये जो है विषुवत रेखी जो परिधि है वह है 40,076 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 40,076 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। चलिए जवाब दीजिएगा। देखिए, चरकुला तो है ही है, दादरा भी है, कर्मा भी है, जबकि मुरिया लोक नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का। विकल्प डी आपका नहीं है, बाकी सब सही है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के इनमें से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इसका जो संबंध है वह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो राहुला लोक नृत्य यूपी का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उष्णार्द्र जलवायु जायरे, भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया, मानसूनी जलवायु थाईलैंड, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन। चलिए मिलान करिएगा। देखिए, जो शीतोष्ण
समुद्री जलवायु स्वीडन, ये गलत है। क्या है? गलत है। जबकि स्वीडन में कैसे प्रकार की जलवायु पाई जाती है? टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये ठंडा प्रदेश में है ना स्वीडन, आपका उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र में। ठीक। आकाश मिसाइल है, किस प्रकार के मिसाइल? हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से पर मार करने वाली। तो आकाश शब्द से क्या लग रहा है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना कोयला स्तरित बिटुमनी कोयला है। अगला, गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूर्णतः मुक्त होता है। अब कथनों पे विचार करना है, सही है कि गलत है? क्या दोनों गलत है, दोनों सही है? देखिए, दूसरा कथन गलत है। अगर दूसरा गलत तो सी भी गलत, और बी गलत। सी और बी गलत, इसको हम लोग गलत नहीं कह सकते। डी को पहले पे विचार करना पड़ेगा। गोंडवाना कोयला स्तरित बिटुमिनी कोयला है, बिल्कुल सही है। पहला सही है आपका, अर्थात विकल्प ए सही है। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 8 दिसंबर को। ये कब मनाते हैं हम लोग? 5 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रैयान की उपाधि दी थी? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र राय, वीर बल्लाल, सुंदर पांड्या। किसको दिया था? ये जो है 20 का आंसर है आपका रामचंद्र राय। तो दक्षिण भारत का जो कि प्रथम आक्रमणकारी जो उसमें दौर में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी शाख रामचंद्र देव पर हुआ था। अलाउद्दीन के समय में द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुए थे उस दौर में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रामचंद्र राय। तो ये मित्रों जो आपका जो सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने टाइम रखा है शाम को कि दिन भर अपना अध्ययन करिए और रात्रि में जो है अपना आकलन करिए। तो आपको प्रैक्टिस सेट को हल कर लेना है। इस टेस्ट सीरीज का जो सेट है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता है। तो उस टेलीग्राम पे जा कर के PDF अपना डाउनलोड करिए और उससे क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। तत्पश्चात यहाँ पर आंसर मिला लीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल चल रही है, बहुत ही संघर्षों का दौर चल रहा है। इस निराशा की किरण में भी आशा को ढूंढ निकालने का प्रयास जारी है और उम्मीद करता हूँ कि 2020 के बाद हम लोग बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। जो भी परीक्षाएं होंगी हम लोग इसमें ज़रूर निकालेंगे। इसी के साथ तब तक के लिए फिर आपसे कल मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।